नमस्कार दोस्तों, 12 सितंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसमें बीजेपी, जो कि आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी है, और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हो गई हैं। ये सारा विवाद आरएसएस के यूनिफॉर्म को लेकर स्टार्ट हुआ है, जो कि एक तरीके की संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है कि संघ की विचारधारा को लेकर पार्टियां आमने सामने हुई है। इसी साल जून में कांग्रेस के छात्र संगठन मतलब कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। एनएसयूआई का ये आरोप था कि भाई जो कर्नाटक में स्कूली बच्चे हैं उनके सिलेबस में आरएसएस की विचारधारा को शामिल किया जा रहा है। अब इसके विरोध में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीएस नागेश के घर के बाहर खाकी हाफ पैंट जलाई गई थी और प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में भी लिया था। इस पर कांग्रेस के जो पूर्व सीएम हैं, मतलब कि जो कांग्रेस के नेता थे सिद्धरमैया, का कहना था कि अगर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चड्डियां जलाई हैं तो ये कोई अपराध नहीं है और ये कोई असामाजिक तत्व भी कैसे हो सकता है। क्या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कानून का उल्लंघन माना जाता है? अब सिद्धरमैया के इस बयान पर बीजेपी नेता नारायण स्वामी ने यह कहा था कि अगर चड्डियां जलानी हैं तो वे अपने घरों में चड्डियां जला सकते हैं। ये बयान नारायण स्वामी द्वारा दिया गया था और कहा गया था कि जिलों में कार्यकर्ताओं को सिद्धरमैया को चड्डी भेजने में मदद करनी चाहिए। और इसके बाद बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ऑफिस में चड्डियां भेजना शुरू कर दी थी। Now, after Karnataka Congress leader Siddaramaiah said that chaddis or underwear would be burnt as a sign of protest against the RSS workers have begun collecting underwear to send them to the Congress office. Yes, indeed, this happens to be one of the big political stories today, and you have to ask, how on earth did we get here? Well, it actually started last week when members of the National Students Union of India, which is the student wing of the Congress, said a pair of khaki... अब यहाँ पर आपको ये बात एक तरफ से समझ में आ गई होगी कि ये दो ऐसे संगठन हैं जो देश की दो बड़ी पार्टियों के लिए काम करते हैं। एक एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की विचारधारा वाला संगठन है और जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा है आरएसएस। इसकी अपनी एक अलग विचारधारा है जो कि बीजेपी को सपोर्ट करता है। अब मेरा मानना यहाँ पर यह है कि विचारधारा एक व्यक्ति और संगठन की अलग अलग हो सकती हैं, पर भारत देश तो एक है ना, जो सदा से ही एकता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। आज भारत देश को बांटने की भरसक कोशिश की जा रही है मेरे दोस्तों, चाहे अब फिर वो आप नुपुर शर्मा वाला मामला देखें या फिर आप मोहम्मद जुबैर वाला मामला देखें या फिर आप कन्हैया लाल वाला केस देखें। अब आप सोचिए कि इसमें नुकसान किसका हुआ है? क्या किसी संगठन का नुकसान हुआ है? क्या किसी पार्टी का नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है तो भारत देश का। इसमें कई लोगों की जान तक चली गई है और सरकारी संपत्तियों को भी काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा गया है। चलिए अब मैं आपको उस विवाद के बारे में बताना चाहता हूं जो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस के बीच में हुआ है। भारत जोड़ो योजना में कभी जो है राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, कभी झूठे बयान दिए जा रहे हैं। हाल ही में अभी स्मृति ईरानी के केस में जैसा हुआ है, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक झूठा बयान दिया। उनका कहना था कि वह कन्याकुमारी से चले, तो उन्होंने विवेकानंद जी का सम्मान नहीं किया। So why this all happened? Smriti Irani just 2 days ago had attacked Rahul Gandhi for ignoring Swami Vivekananda, and she was addressing a gathering at the Bharatiya Janata Party's Jana Sampadna, where she accused Congress's Rahul Gandhi for ignoring Swami Vivekananda while launching his party's Bharat Jodo Yatra all the way from Kanyakumari. She says that he did not even visit Swami Vivekananda at that point, the statue of Swami Vivekananda. Now, soon after, the Congress came out to fact and condemned her for propagating lies. That's the words, those are the words that the Congress has used. In fact, Congress leader... जबकि राहुल गांधी रॉक मेमोरियल भी पहुंचे थे, विवेकानंद जी का उन्होंने माल्यार्पण कर सम्मान भी किया था। और इसी बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें जलती हुई एक निक्कर की तस्वीर लगी हुई थी और इस ट्वीट में यह लिखा हुआ था कि बीजेपी और आरएसएस ने जो नुकसान देश को पहुंचाया है उसे ठीक करने और नफरत की बेड़ियों से देश को आज़ाद करने के लिए हम कदम दर कदम अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जब से ये यात्रा स्टार्ट हुई है तब से बीजेपी की तरफ से ये बयान आए जा रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो योजना है ये भारत जोड़ो योजना नहीं है जबकि भारत तोड़ो योजना है। इसलिए कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि हमारी विचारधारा तोड़ने की नहीं है बल्कि भारत को जोड़ने वाली विचारधारा है, और तभी से ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया है। चलो अब मैं आपको आरएसएस की यूनिफॉर्म के बारे में बताता हूं। दरअसल खाकी हाफ पैंट 90 साल से ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की यूनिफॉर्म बना हुआ था।
1925 विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की स्थापना की थी दोस्तों। और हेडगेवार जो है बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हिंदू महासभा के जो राजनेता थे और नागपुर के जो सामाजिक कार्यकर्ता था बीएस मुंजे, इसके राजनीतिक भी संरक्षक हुआ करते थे। आरएसएस को बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपियों और दक्षिणपंथी ग्रुपों से भी जो है प्रेरणा ली गई थी। अपने गठन के दौरान आरएसएस ने अपनी यूनिफॉर्म भी तय कर ली थी और केशव बलिराम हेडगेवार ये चाहते थे कि ड्रेस में एक अनुशासन होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने सदस्यों के लिए खाकी शर्ट, खाकी हाफ पैंट और खाकी टोपी का भी ड्रेस कोड तैयार किया था। अब खाकी हाफ पैंट अंग्रेजों के जमाने की पुलिस से लिया गया था और उस वक्त दुनिया में जंग का ऐसा दौर चल रहा था, पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी ऐसी खाकी ड्रेस पहन रहे थे। अब 1930 की बात बताता हूँ। 1930 से लेकर अभी तक कई सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे आरएसएस की यूनिफॉर्म में बदलाव हुआ है। आरएसएस ने 1930 में खाकी कैप को काले रंग की कैप में बदल दिया था। उस वक्त लोग पूंजीवादी व्यवस्था से काफी परेशान थे और ऐसे में इटली के जो समाजवादी नेता थे बेनिटो मुसोलिनी लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे थे। आरएसएस भी मुसोलिनी से काफी प्रभावित हुआ करता था, इसीलिए आरएसएस ने भी अपनी कैप का कलर बदलकर ब्लैक कर लिया था। हालांकि आगे चलकर जो है मुसोलिनी एक तानाशाह शासक बन गया था। आरएसएस की यूनिफॉर्म में अगला बदलाव 1940 को हुआ था। उस दौरान जो है खाकी शर्ट को सफेद शर्ट में बदल दिया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो आरएसएस की यूनिफॉर्म है ब्रिटिश सेना की वर्दी से बिल्कुल मैच ना खाए। अब 2011 आते आते आरएसएस ने लेदर की बेल्ट को हटाकर कैनवास की बेल्ट को अपना लिया था और इस बदलाव पर आरएसएस ने यह कहा था कि जो कैनवास की बेल्ट होती है वह काफी सस्ती होती है। अब 2015 की बात करते हैं। 2015 में पहली बार ये खबर आई थी कि संघ में खाकी हाफ पैंट की जगह फुल पैंट को शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने फिर इसके बदलाव का विरोध भी किया था। उस वक्त संघ संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने दोनों नए यूनिफॉर्म को उसके पक्ष में थे और उनको मानने के लिए उन्होंने जो है सलाह भी दी थी। मार्च 2016 में राजस्थान के नागौर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने यूनिफॉर्म में खाकी फुल पैंट को शामिल करने की घोषणा की थी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की जो है सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आरएसएस ने कहा था कि पैंट को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए वह कंफर्टेबल फील हो और इसी वक्त आरएसएस ने अपने मोजे के रंग को भी जो है बदलकर इसका कलर ब्राउन कर दिया था। यानी कि अब आरएसएस के कार्यकर्ता ब्राउन कलर की फुल पैंट के साथ में सफेद कलर और काली कलर की टोपी पहनने लगे थे। दोस्तों आरएसएस में फिजिकल एक्सरसाइज और परेड संघ की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि स्वयंसेवकों को फिजिकली और साइकोलॉजिकली मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। यूनिफॉर्म आरएसएस की डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। इससे अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकग्राउंड से आने वाले जो स्वयंसेवक हैं उनके बीच में भाईचारा बना रहता है। दोस्तों 2022 तक आते आते आरएसएस की यूनिफॉर्म ऐसी हो गई थी जिसमें काली टोपी, सफेद शर्ट, ब्राउन कलर की फुल पैंट और ब्राउन कलर के मोजे और ब्लैक शूज हुआ करते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये डिस्कस किया है कि ये पूरी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जो है आरएसएस की यूनिफॉर्म को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने एक बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस की है और उम्मीद करता हूँ कि ये सारा सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया भी होगा। और ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो जो है मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।